ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 391। धन्यवाद मिस्टर कपूर, संकट के समय मुझे बचाने के लिए। मैंने पहले ही संध्या मेहता को सब कुछ बता दिया है और हमने साथ रहने का निर्णय लिया है। भविष्य में मैं अपनी मेहनत से खुद को साबित करूंगा और अपना करियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। फारूक जिंदल अर्जुन कपूर के पास आया और बात की। धन्यवाद भाई अर्जुन, संध्या मेहता ने भी कहा। बधाई हो संध्या। दिया पटेल ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बधाई दी। यह उपहार बहुत महंगा है, कृपया इसे वापस ले लीजिए मिस्टर कपूर। बात करते हुए फारूक जिंदल ने अर्जुन कपूर की पैटेक फिलिप लेडीज वॉच उन्हें वापस करने की कोशिश की। नहीं, इसे मेरी ओर से तुम्हारे साथ होने की बधाई का उपहार समझो। अर्जुन कपूर ने हाथ हिलाया। जो चीज़ वह दे चुका था उसे वापस कैसे ले सकता था। संध्या, इसे स्वीकार कर लो। मेरे जीजा जी पैटेक फिलिप के मालिक हैं। उनके लिए एक घड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। दिया पटेल ने बहुत गर्व से कहा। पैटेक फिलिप के मालिक। अर्जुन कपूर की असली पहचान जानकर संध्या मेहता और फारूक जिंदल फिर से चौंक गए। क्या दिया पटेल का जीजा जी इतने ताकतवर हैं? अभी तो उन्होंने सिर्फ सुना था कि दिया के जीजा कोएनिग्सेक के मालिक हैं और यह सुनकर ही वे हिल गए थे। लेकिन ये जानकर कि मिस्टर कपूर पैटेक फिलिप के भी मालिक हैं। सच में युवा और प्रतिभाशाली शब्द तो अर्जुन कपूर के लिए ही बना है। अगर तुम सच में मेहनत से अपना करियर बनाना चाहते हो तो मेरी कंपनी में आ सकते हो। मैं तुम्हें जो मौके दे सकता हूं वे बाहर की दुनिया से 10 गुना बेहतर होंगे। अर्जुन कपूर ने एक बार फिर फारूक जिंदल को प्रस्ताव दिया। इस बार फारूक जिंदल ने कुछ देर सोचा और तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। मास्टर अर्जुन, मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूं। वह संध्या मेहता के साथ सफलतापूर्वक रिश्ता बना पाया, ये सब मिस्टर कपूर की वजह से हुआ था। यह एक बहुत बड़ा एहसान था जिसे फारूक जिंदल नहीं भूल सकता था। इसके अलावा मिस्टर कपूर इतने शक्तिशाली थे और उसे इतना महत्व दे रहे थे तो इनकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। फारूक जिंदल की सहमति देखकर अर्जुन कपूर संतुष्ट होकर मुस्कुराया। एक और अनमोल प्रतिभा उनकी टीम में जुड़ गई। इसके बाद अर्जुन कपूर ने फारूक जिंदल की संपर्क जानकारी ले ली ताकि बाद में संपर्क कर सके। आज की रात अर्जुन कपूर को बहुत कुछ हासिल हुआ। न केवल उन्हें तिवारी ग्रुप के 10% शेयर मिले बल्कि उन्होंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी भर्ती कर लिया। ये पार्टी सच में उनके लिए बेहद फायदेमंद रही। रात में अर्जुन कपूर और दिया पटेल वापस लौट गए। दूसरी ओर जितेंद्र यादव कुछ दोस्तों के साथ एक बार में शराब पीने चला गया। आज रात उसकी पूरी तरह बेइज्जती हो गई थी, लेकिन कोएनिग्सेक के मालिक के सामने जितेंद्र यादव कुछ कर नहीं सकता था और बस शराब पी सकता था। लाओ जितेंद्र, तुम्हें क्या हो गया? बार में जितेंद्र यादव की मुलाकात एक अन्य युवा व्यक्ति से हुई। हाय, आज सच में मेरी किस्मत खराब थी, जितेंद्र यादव ने निराश होकर कहा। क्या हुआ? युवक ने और अधिक जिज्ञासा से पूछा, क्योंकि जितेंद्र यादव कुछ स्पष्ट नहीं कह रहा था। अपने दोस्त के जोर देने पर जितेंद्र यादव को पूरी घटना बतानी पड़ी। तुमने कहा उस आदमी का नाम क्या था? युवक को ऐसा लगा जैसे उसने ये नाम पहले भी सुना है। अर्जुन कपूर। क्यों? जितेंद्र यादव ने जवाब दिया। मुझे याद आया, यह अर्जुन कपूर शायद वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन का अध्यक्ष है जो हैदराबाद में दूसरे नंबर पर है। तभी तो तुम उसका कुछ नहीं कर सके, युवक ने समझाया। क्या दूसरे नंबर की वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन का अध्यक्ष? अर्जुन कपूर की असली पहचान जानकर जितेंद्र यादव और भी हताश हो गया। अब अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना उसके लिए नामुमकिन जैसा था। लाओ जितेंद्र, क्या तुम सच में अर्जुन कपूर को अपमानित करना चाहते हो और अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो? युवक ने रहस्यमयी तरीके से पूछा। बिल्कुल, मैं जरूर चाहता हूँ, जितेंद्र यादव ने बिना किसी संकोच के कहा। ठीक है, अगर तुम आज की सारी शराब का बिल भर दो तो मैं तुम्हें एक पक्का तरीका बताऊंगा, युवक ने चालाकी से कहा। कोई दिक्कत नहीं, जितेंद्र यादव ने सहमति में सिर हिलाया। तुम हैदराबाद की नंबर 1 विजय सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पास जा सकते हो। विजय सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष युवराज रेड्डी को वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन से पहले से ही नफरत है। अगर तुम उसके साथ मिल जाओ तो वह इसे गंभीरता से लेगा। इसके अलावा युवराज रेड्डी परिवार की तीसरी पीढ़ी का सीधा वंशज है। उसकी हैसियत और पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत प्रभावशाली है। अगर युवराज रेड्डी तुम्हारी मदद करे तो अर्जुन कपूर को नीचा दिखाना क्या मुश्किल होगा, युवक ने सलाह दी। ये तो बिल्कुल सही बात कही। जितेंद्र यादव बहुत खुश हुआ और तुरंत कार्रवाई करने लगा।
उस रात जितेंद्र यादव ने हैदराबाद के एक और बार में विजय सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष और रेड्डी परिवार की युवा पीढ़ी के प्रभावशाली व्यक्ति युवराज रेड्डी से मुलाकात की। शुरुआत में जब युवराज रेड्डी ने सुना कि जितेंद्र यादव उसे अपनी मदद के लिए ढूंढ रहा है तो उसने उसे बिल्कुल तुच्छ समझा और भगा देने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन कपूर का नाम सुना उसकी रुचि जाग उठी। हाल के दिनों में अर्जुन कपूर नाम रेड्डी परिवार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। जिस आदमी को तुम सबक सिखाना चाहते हो उसका नाम अर्जुन कपूर है, युवराज रेड्डी ने पूछा। हाँ, जितेंद्र यादव ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई स्वीकार करता हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। युवराज रेड्डी ने ठंडी मुस्कान दी। वह जानता था कि अगर व्यापार और पूंजी की बात हो तो उसके चाचा भी अर्जुन कपूर का कुछ नहीं कर सकते। तो वह एक छोटा उत्तराधिकारी अर्जुन कपूर को व्यापार में नहीं हरा सकता था। लेकिन अगर बात अपमान और शर्मिंदगी की हो तो उसमें वह जरूर सफल हो सकता था। उसे बस अर्जुन कपूर को हैदराबाद में मजाक बना देना था। आखिरकार वह न सिर्फ रेड्डी परिवार का उत्तराधिकारी था बल्कि विजय सुपरकार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था, जो हैदराबाद में पहले स्थान पर थी। इसके बाद युवराज रेड्डी और जितेंद्र यादव ने मिलकर अर्जुन कपूर को शर्मिंदा करने की योजना बनाई। समय धीरे धीरे बीतता गया और अगले सुबह अर्जुन कपूर को अचानक निखिल रेड्डी से अच्छी खबर मिली। अध्याय 392। अर्जुन कपूर द्वारा नियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट के अनुसार निखिल रेड्डी ने धन एकत्र करना शुरू कर दिया है और उसका लक्ष्य 28 अरब तक का है। उसे पैसे इकट्ठा करने दो। जब वह पैसे जुटा रहा हो तो तुम ऐसे दिखाओ जैसे गलती से उसे यह बता रहे हो कि राणा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी तुमसे निवेश बढ़ाने के लिए संपर्क कर रहे हैं, जिससे वह उत्तेजित हो जाए। अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। निखिल रेड्डी द्वारा धन जुटाना अर्जुन कपूर के लिए अच्छी खबर थी। जितना अधिक पैसा निखिल रेड्डी इकट्ठा करेगा उतना ही अर्जुन कपूर कमाएगा। इसी दौरान जब अर्जुन कपूर अन्य काम करने वाला था उसका मोबाइल फोन बज उठा। यह उसके हाथ में मौजूद वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन की ओर से कॉल था। कॉल का उत्तर देने पर वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि विजय सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष युवराज रेड्डी, जो इस समय हैदराबाद में पहले स्थान पर है, ने अर्जुन कपूर को युद्ध की चुनौती दी है। उसने अर्जुन कपूर को दोपहर 1 बजे एक पेशेवर रेसिंग ट्रैक पर मिलने के लिए आमंत्रित किया। दोनों क्लब आमने सामने मुकाबला करेंगे ताकि यह साबित हो सके कि असली बॉस कौन है। युवराज रेड्डी, क्या ये रेड्डी परिवार से नहीं है? इस नाम को सुनकर अर्जुन कपूर ने आश्चर्य से पूछा। हाँ अध्यक्ष महोदय, युवराज रेड्डी रेड्डी परिवार की युवा पीढ़ी का व्यक्ति है। वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के लोगों ने पुष्टि की। ये व्यक्ति मुझसे मुकाबला करना चाहता है। जब अर्जुन कपूर सोच ही रहा था तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, अस्थायी कार्य जारी। युवराज रेड्डी की चुनौती स्वीकार करें। विजय सुपरकार एसोसिएशन को हराकर हैदराबाद में प्रथम स्थान प्राप्त करें। कार्य इनाम, तिवारी ग्रुप के 9% शेयर, जिससे तिवारी ग्रुप का संपूर्ण स्वामित्व अर्जुन कपूर को प्राप्त होगा। कार्य इनाम 350 अनुभव अंक। हम सिस्टम कार्य और इनाम देखकर अर्जुन कपूर बेहद रोमांचित हुआ। बहुत बढ़िया, बस इस 9% हिस्सेदारी को हासिल करते ही अर्जुन कपूर 100% तिवारी ग्रुप का मालिक बन जाएगा। भविष्य में पूरा तिवारी ग्रुप सिर्फ अर्जुन कपूर के नाम पर होगा। उससे कहो कि मैंने चुनौती स्वीकार कर ली है। अर्जुन कपूर ने कहा। आज का दिन युवराज रेड्डी से निपटने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन का दौरा। इसके बाद अर्जुन कपूर वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन गया। वह काफी समय से यहाँ नहीं आया था। यदि विजय सुपरकार एसोसिएशन ने चुनौती नहीं दी होती तो शायद वह इस क्लब को भूल ही जाता। अब यह एक अच्छा अवसर था यहाँ आकर सब कुछ देखने का। वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन उसके लिए काफी महत्वपूर्ण था। आखिरकार इस क्लब में मौजूद सदस्य सभी प्रभावशाली युवा पुरुष और महिलाएं थीं, जिनके पास विभिन्न पृष्ठभूमियों का विशाल नेटवर्क था। हाल ही में वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन में कई नए लोग शामिल हुए थे, जिनमें से कई रेसिंग मास्टर भी थे। अर्जुन कपूर ने उनसे संक्षिप्त मुलाकात की। सिस्टम इनाम, अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप में 6% स्वामित्व। दोपहर के समय सिस्टम इनाम प्राप्त हुआ। डिंग, 78 दिनों के अलगाव के बाद 6% अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप का स्वामित्व प्राप्त हुआ, जिससे अर्जुन कपूर इस ग्रुप का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। स्वामित्व क्रय अनुबंध आपके होटल के कमरे में रखा गया है, कृपया इसे जांच लें। आज के दिन सिस्टम ने अर्जुन कपूर को भारत के दूसरे सबसे बड़े सुरक्षा ग्रुप अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप में 6% हिस्सेदारी दी। अब से अर्जुन कपूर अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप में चौथे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। इसके साथ ही उसे 10 अरब का लाभ हुआ। सिस्टम के स्तर 3 तक अपग्रेड होने के बाद अर्जुन कपूर की संपत्ति तेजी से बढ़ रही थी। और यह केवल स्तर 3 का सिस्टम था। यदि यह स्तर 4 या 5 तक अपग्रेड हो गया तो अर्जुन कपूर की संपत्ति इतनी अधिक हो जाएगी कि कल्पना करना भी मुश्किल होगा।
यहाँ तक कि पटेल परिवार को भी पीछे छोड़ना आसान होगा। इसके अलावा एक शक्तिशाली सुरक्षा ग्रुप होना बेहद आवश्यक था, खासकर जब अर्जुन कपूर का लक्ष्य एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करना था। अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप जैसे संगठन के साथ कई समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता था। रेसिंग ट्रैक पर आगमन। दोपहर 12:30 बजे अर्जुन कपूर ने वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के कुछ सबसे बेहतरीन सदस्यों को लिया और विजय सुपरकार एसोसिएशन द्वारा बताई गई रेसिंग ट्रैक की ओर निकल पड़ा। जब अर्जुन कपूर वहां पहुंचा तो युवराज रेड्डी पहले ही वहां आ चुका था। इस समय वह हैदराबाद के शीर्ष अमीर युवाओं से घिरा हुआ था, जिनमें जितेंद्र यादव भी शामिल था। अर्जुन कपूर, क्या हाल ही में तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो गए हो? तुम हमारे रेड्डी परिवार को नाराज करने वाले पहले व्यक्ति हो जो अब तक इतनी आज़ादी से घूम रहा है। युवराज रेड्डी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जो लोग मुझसे दुश्मनी लेते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। चिंता मत करो, तुम्हारा रेड्डी परिवार जल्द ही खत्म हो जाएगा। अर्जुन कपूर ने बेझिझक जवाब दिया। अर्जुन कपूर, इतना मत उछलो। हमारा रेड्डी परिवार अब तक पूरी ताकत से तुम्हारे खिलाफ नहीं आया था, इसलिए तुम इतनी आज़ादी से घूम पा रहे थे। लेकिन अगर हम पूरी ताकत लगा दें तो क्या तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे बात भी कर पाओगे? युवराज रेड्डी बचपन से ही रेड्डी परिवार की संपन्नता और शक्ति में पले बड़े थे, इसलिए वह हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। पूरी ताकत नहीं लगाए? अर्जुन कपूर ने हंसते हुए कहा। तो क्या तुम सोचते हो कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगाए? अर्जुन कपूर चाहता था कि रेड्डी परिवार बस घायल न हो, बल्कि एक ही झटके में पूरी तरह खत्म हो जाए। अब एसोसिएशन की बात करते हैं। तुम्हारा वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विजय सुपरकार एसोसिएशन बेहद असंतुष्ट है। युवराज रेड्डी ने आगे कहा, यदि तुम हमारे अधीन आ जाओ तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। तुम्हारा क्लब हमारे सामने झुके और हमारे नियमों के अनुसार चले तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अगर विजय सुपरकार एसोसिएशन अपने अध्यक्ष युवराज रेड्डी को हटा दे और हमारे अधीन आ जाए तो मैं भी उन्हें छोड़ सकता हूं। अर्जुन कपूर ने उसी अंदाज में जवाब दिया। क्या कहा? विजय सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य भड़क उठे। ठीक है, मुकाबला करते हैं। जो जीतेगा वह हैदराबाद का सुपरकार बॉस कहलाएगा। युवराज रेड्डी ने चुनौती दी। सिर्फ मुकाबला ही क्यों? हारे हुए को रेसिंग ट्रैक पर घुटनों के बल रेंगते हुए कहना होगा कि वह कचरा है। युवराज रेड्डी ने गंदी चाल खेली। ये सुनकर वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य चिंता में पड़ गए। यह मजाक बहुत बड़ा था। ये दांव पैसे लगाने से भी ज्यादा कठिन था। यहाँ मौजूद हर कोई हैदराबाद के प्रभावशाली और प्रतिष्ठित लोग थे। अगर वे सच में जमीन पर घुटनों के बल रेंगकर खुद को कचरा कहेंगे तो वे पूरी हैदराबाद में हंसी का पात्र बन जाएंगे। उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और वे शायद दोबारा समाज में सिर उठाकर नहीं जी पाएंगे। ये तो बहुत बड़ा मजाक था। अध्याय 393। क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? अगर हिम्मत नहीं है तो अभी के अभी मुझसे माफी मांगो और कहो कि तुम एक काया हो, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। युवराज रेड्डी ने अर्जुन कपूर को चुनौती दी। हमारे अध्यक्ष में इतनी हिम्मत है, फिर तुम क्यों डर रहे हो? अगर डरते हो तो जल्दी से मान लो। बिल्कुल सही, क्या तुम अब भी खुद को मर्द समझते हो? विजय सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों ने युवराज रेड्डी का साथ देते हुए अर्जुन कपूर का मजाक उड़ाया। डर? बिल्कुल नहीं, चलो करते हैं। अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, इसे लिखित में दर्ज करो। ये कहते हुए युवराज रेड्डी ने पहले से तैयार किए हुए 2 लिखित अनुबंध अपने आदमियों से मंगवाए। इन दस्तावेजों में सभी शर्तें दर्ज थीं, जिसमें हारने वाले को रेसिंग ट्रैक पर घुटनों के बल रेंगकर खुद को बेकार और कचरा कहने की शर्त भी थी। साफ था कि युवराज रेड्डी ने पहले से ये सब कुछ प्लान कर रखा था। इसके अलावा अनुबंध में ये भी लिखा था कि यदि कोई भी पक्ष हारने के बाद इन शर्तों को पूरा करने से मना करता है तो उसे विजेता को 10 अरब रुपये की क्षतिपूर्ति करनी होगी। अध्यक्ष, कृपया दोबारा सोच लें। अध्यक्ष, विजय सुपरकार एसोसिएशन में कई बेहतरीन रेसर हैं जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुके हैं। हमारी टीम थोड़ी कमजोर है, क्या हमें ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए? वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य अर्जुन कपूर को मनाने लगे कि वह यह अनुबंध साइन न करें। कोई बात नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि उनके विजय सुपरकार एसोसिएशन के ड्राइविंग स्किल्स बेहतर हैं या मेरे। अर्जुन कपूर ने बेफिक्री से हाथ हिलाते हुए कहा। अर्जुन कपूर के पास सिस्टम द्वारा दिए गए टॉप लेवल ड्राइविंग स्किल्स थे। अगर वह दुनिया के नंबर 1 रेसर से भिड़ता तो नतीजा अनिश्चित हो सकता था। लेकिन सिर्फ भारत के शीर्ष ड्राइवरों से मुकाबला करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा सिस्टम ने अर्जुन कपूर की स्पीड और रिफ्लेक्स को आम लोगों से कहीं अधिक बढ़ा दिया था, जिससे उसे और भी बड़ा फायदा मिल रहा था। अर्जुन कपूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। अर्जुन कपूर, क्या तुम इसे लेकर पछताओगे? युवराज रेड्डी ने चतुर मुस्कान के साथ पूछा, जैसे वह अर्जुन को अपने जाल में फंसा चुका था।
मैं कभी पछताता नहीं, अर्जुन कपूर ने दृढ़ता से जवाब दिया। बहुत बढ़िया, युवराज रेड्डी ने भी हस्ताक्षर किए। अब दोनों के पास अनुबंध की एक एक कॉपी थी। अर्जुन कपूर, अब तुम गए काम से, जितेंद्र यादव ने ठहाका लगाते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले ही देख रहा हो कि अर्जुन कपूर जमीन पर घुटनों के बल रेंगते हुए खुद को बेकार और कचरा कह रहा है। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब युवराज रेड्डी का दूसरा प्लान अमल में आएगा। तब अर्जुन कपूर पूरी हैदराबाद में हंसी का पात्र बन जाएगा। मुकाबला प्रारंभ। सर्वश्रेष्ठ 3 रेस। इस प्रतियोगिता में 3 रेस होंगी और हर एसोसिएशन से 3 खिलाड़ी भाग लेंगे। विजय सुपरकार एसोसिएशन ने युवराज रेड्डी और 2 ऐसे रेसर्स को चुना जो राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुके थे। वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन की ओर से अर्जुन कपूर खुद एक खिलाड़ी था, जबकि बाकी 2 को सावधानीपूर्वक चुना गया। पहली रेस वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन की जीत। पहली रेस में वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन की ओर से लक्ष्य वर्मा ने हिस्सा लिया। लक्ष्य वर्मा क्लब के सबसे बेहतरीन ड्राइवरों में से एक था और उसने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। युवराज रेड्डी ने ये देखकर अपनी रणनीति बदल दी और अपना सबसे कमजोर खिलाड़ी पहले भेज दिया। जल्द ही पहली रेस शुरू हुई। लक्ष्य वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया और वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन को पहली जीत दिलाए। बढ़िया लक्ष्य, पहली रेस हमने जीत ली। अब विजय सुपरकार एसोसिएशन का समय खत्म। वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य खुशी से झूम उठे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि युवराज रेड्डी भी हंस रहा था और जश्न मना रहा था। अर्जुन कपूर, यह कोई जीत नहीं है। अगली 2 रेस तुम हारने वाले हो, युवराज रेड्डी ने आत्मविश्वास से कहा। उसने युद्धनीति घुड़दौड़ नामक रणनीति अपनाई थी, जहां उसने पहले अपना सबसे कमजोर खिलाड़ी उतारा ताकि वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन का सबसे अच्छा खिलाड़ी बर्बाद हो जाए। अब उसके पास 2 शीर्ष स्तर के ड्राइवर थे, जबकि वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन के बाकी 2 खिलाड़ी अपेक्षाकृत कमजोर थे। अब यदि 2 शीर्ष ड्राइवर वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन के कमजोर खिलाड़ियों से भिड़ेंगे तो विजय सुपरकार एसोसिएशन की जीत तय थी। अर्जुन कपूर अब फंस चुका है, ये सोचकर विजय सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों का उत्साह बढ़ गया। वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य चिंतित थे, लेकिन केवल अर्जुन कपूर पूरी तरह से शांत था। असली युद्धनीति घुड़दौड़ तो मैंने खेली है। अर्जुन कपूर ने पहले से ही यह रणनीति भांप ली थी। विजय सुपरकार एसोसिएशन को यह नहीं पता था कि वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन का असली नंबर 1 ड्राइवर लक्ष्य वर्मा नहीं बल्कि अर्जुन कपूर खुद था। अब तक अर्जुन कपूर ने एक रेस जीत ली थी। अब यदि वह एक और रेस जीत लेता तो उसकी जीत पक्की थी। दूसरी रेस विजय सुपरकार एसोसिएशन की जीत। दूसरी रेस में विजय सुपरकार एसोसिएशन ने अपना सबसे बेहतरीन ड्राइवर उतारा और रेस जीत ली। अब स्कोर 1-1 से बराबर था। मुझे माफ़ करना अध्यक्ष, मैं आपको निराश कर दिया। दूसरी रेस हारने वाला खिलाड़ी उदास होकर बोला। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, अब बाकी मुझ पर छोड़ दो, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब विजय सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य अति आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन असली फैसला आखिरी रेस में होगा। अर्जुन कपूर बनाम युवराज रेड्डी निर्णायक मुकाबला। अब बारी थी अर्जुन कपूर और युवराज रेड्डी की अंतिम रेस की। पूरी हैदराबाद की निगाहें इस आखिरी रेस पर टिकी थीं। अध्याय 394। ये मुकाबला दोनों सुपरकार एसोसिएशनों के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। जैसे ही अर्जुन कपूर और युवराज रेड्डी ट्रैक पर आए, हर किसी की नज़र उन पर टिक गई। अर्जुन कपूर, अभी भी समय है, हार मान लो। अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो तुम्हें पूरे ट्रैक पर नहीं, सिर्फ आधे ट्रैक पर घुटनों के बल रेंगना होगा, युवराज रेड्डी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। उसे पूरा यकीन था कि वह अर्जुन कपूर को रेस में आसानी से हरा देगा। उसे पहले ही अर्जुन कपूर के ड्राइविंग स्किल्स के बारे में सुनने को मिला था, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन के लोग अर्जुन कपूर की चापलूसी करने के लिए कहते हैं। और अगर यह सच भी होता तो भी अर्जुन कपूर ने कभी कोई बड़ी रेस नहीं जीती थी, नहीं वह किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल हुआ था। तुम ज़रूरत से ज़्यादा बकवास कर रहे हो, अर्जुन कपूर ने ठंडे लहजे में कहा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अभी हार मान लो। अच्छा लड़के, ये तुम्हारी खुद की पसंद है। अब जब तुम अपनी हार की ओर बढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। युवराज रेड्डी ने हेलमेट पहना और कार में बैठ गया। अर्जुन कपूर भी अपनी कार में बैठ गया। आगे बढ़ो अध्यक्ष, इस बार हमें हैदराबाद का नंबर 1 सुपरकार क्लब बनना ही है। अध्यक्ष, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों ने अर्जुन कपूर के लिए जोर जोर से उत्साहवर्धन किया। हमारी विजय सुपरकार एसोसिएशन ही हैदराबाद की नंबर 1 एसोसिएशन है। वायुपंत क्लब हमारा मुकाबला करना चाहता है, वे इसके काबिल नहीं हैं। बिल्कुल सही अध्यक्ष, इस अर्जुन कपूर को कुचल कर रख दो। वे अभी भी अर्जुन कपूर पर भरोसा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बेकार सपना है।
विजय सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य भी जवाब देने लगे और देखते ही देखते दोनों क्लबों के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। लेकिन जैसे ही रेस शुरू हुई, पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई। रेस की शुरुआत अर्जुन कपूर ने पहले ही सेकंड में बढ़त बनाई। जैसे ही गाड़ियों ने ट्रैक पर दौड़ लगाई, अर्जुन कपूर ने पलक झपकते ही युवराज रेड्डी को पीछे छोड़ दिया। स्टैंड में बैठे विजय सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य, जो पहले अत्यधिक आत्मविश्वास से भरे हुए थे, उनके चेहरे अचानक कठोर हो गए। यह क्या हो रहा है? उनके अध्यक्ष को तो पहले ही बढ़त बनानी थी, लेकिन यह उल्टा कैसे हो गया? ये बस एक संयोग है। हमारे अध्यक्ष ने अभी अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं है। जब वे गंभीर होंगे तब अर्जुन कपूर को पछाड़ देंगे। विजय सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य अपने लिए बहाने ढूंढने लगे, लेकिन ट्रैक पर स्थिति और भी खराब हो रही थी। युवराज रेड्डी ने देखा कि अर्जुन कपूर उससे लगातार आगे निकलता जा रहा है और उसके साथ की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। युवराज रेड्डी ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन फिर भी असफल। युवराज रेड्डी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गैस और तेज दबाई और अर्जुन कपूर को पकड़ने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन कपूर की गाड़ी उसकी पहुंच से बाहर थी। अर्जुन कपूर को पकड़ने के लिए युवराज रेड्डी ने टर्निंग पॉइंट्स पर ब्रेक तक नहीं लगाए, बल्कि परफेक्ट ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बावजूद भी वह अर्जुन कपूर को छू भी नहीं पाया। अर्जुन कपूर ने युवराज रेड्डी को पूरी तरह कुचल दिया। अंततः अर्जुन कपूर ने अपने जबरदस्त कौशल से युवराज रेड्डी को पूरी तरह हरा दिया और रेस जीत ली। तीसरी और अंतिम रेस वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के नाम। इस तरह पहली और तीसरी रेस जीतने के बाद वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन आधिकारिक तौर पर हैदराबाद की नंबर 1 सुपरकार एसोसिएशन बन गई। अध्यक्ष जिंदाबाद। अब से हमारी वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन ही हैदराबाद की सबसे बड़ी एसोसिएशन होगी। अध्यक्ष, तुमने कमाल कर दिया। इतनी जबरदस्त जीत, वाह! वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य खुशी से झूम उठे, तालियां बजाने लगे और जोर जोर से अर्जुन कपूर के नाम के नारे लगाने लगे। युवराज रेड्डी और जितेंद्र यादव का बुरा हाल। दूसरी ओर विजय सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य स्तब्ध रह गए थे। युवराज रेड्डी, जो अब तक बेहद आत्मविश्वास से भरा था, पूरी तरह हताश हो गया। वह सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है। विजय सुपरकार एसोसिएशन की पूरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो चुकी थी और सबसे खराब हालत में था जितेंद्र यादव, जिसने सोचा था कि युवराज रेड्डी उसकी बेइज्जती का बदला लेगा। लेकिन अब युवराज खुद हार चुका था। युवराज रेड्डी की पलायन की कोशिश लेकिन अर्जुन कपूर ने पकड़ लिया। युवराज रेड्डी का चेहरा जलने लगा। क्या वह अब पूरे ट्रैक पर घुटनों के बल रेंगेगा और खुद को बेकार और कचरा कहेगा? नहीं, उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की। वह चुपचाप वहां से भागने वाला था। लेकिन तभी, युवराज रेड्डी, कहाँ जा रहे हो? जैसे ही यह आवाज़ गूंजी, सभी की नज़रें अचानक युवराज रेड्डी पर टिक गईं। अब वह भाग भी नहीं सकता था। मुझे बाथरूम जाना था। युवराज रेड्डी ने एक बहाना बनाया। मिस्टर रेड्डी, अनुबंध के अनुसार हारने वाले को पूरे ट्रैक पर घुटनों के बल रेंगना होगा और खुद को बेकार और कचरा कहना होगा। अर्जुन कपूर ने मित्रतापूर्ण अंदाज में याद दिलाया। युवराज रेड्डी के पास कोई चारा नहीं बचा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। 10 अरब रुपये की शर्त उसने खुद जोड़ी थी। अब या तो वह 10 अरब रुपये चुकाए या फिर ट्रैक पर रेंगता। अगर पैसा नहीं है तो जल्दी से रेंगो, हमारा समय बर्बाद मत करो, अर्जुन कपूर ने लापरवाही से कहा। सभी कैमरे ऑन, लाइव शर्मिंदगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही युवराज रेड्डी और जितेंद्र यादव ने घुटनों के बल रेंगना शुरू किया, कुछ कारें तेजी से ट्रैक में घुस आईं और उनमें से निकले दर्जनों पत्रकार, फोटोग्राफर और लाइव स्ट्रीमर्स। वे सब युवराज रेड्डी और जितेंद्र यादव की वीडियो बना रहे थे। युवराज रेड्डी को अचानक याद आया, ये पत्रकार उसी ने बुलाए थे, लेकिन अब ये उसी की बेइज्जती रिकॉर्ड कर रहे थे। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। यह उसकी जिंदगी की सबसे शर्मनाक हार थी। अध्याय 395। दर्जनों फोटोग्राफरों, पत्रकारों और यहां तक कि लाइव प्रसारण कर रहे स्थानीय इंटरनेट सेलिब्रिटीज के सामने युवराज रेड्डी पूरी तरह सामाजिक रूप से मृत हो चुका था। इस क्षण वह चाहता था कि जमीन में समा जाए, लेकिन दुर्भाग्य से रेस ट्रैक की सतह बेहद सख्त थी और ऐसा कर पाना असंभव था। ये खत्म हो चुका था, पूरी तरह खत्म। अगर ये लोग पहले नहीं आते तो यह मामला केवल अफवाहों तक सीमित रहता। शायद युवराज रेड्डी कुछ प्रभाव का उपयोग करके इस खबर को फैलने से रोक सकता था। लेकिन अब जब दर्जनों पत्रकार और लाइव स्ट्रीमर्स इस घटना को प्रसारित कर रहे थे, तो वह स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब वह हैदराबाद के अमीरजादों के बीच मजाक बन जाएगा और रेड्डी परिवार की इज्जत पर एक धब्बा साबित होगा। नहीं, युवराज रेड्डी ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों ने उसे घेर लिया। समझदारी दिखाओ, कहीं जाने की कोशिश मत करो। अगर उसने भागने की कोशिश की तो वे उसे सीधे पीट देते। डर के मारे युवराज रेड्डी को अपनी यह योजना छोड़नी पड़ी।
फोटोग्राफी बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो, यहाँ से निकल जाओ, जल्दी जाओ। विजय सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों ने जब देखा कि युवराज रेड्डी की बेइज्जती हो रही है तो उन्होंने उन पत्रकारों और फोटोग्राफरों को डांटना शुरू कर दिया। लेकिन कोई यहाँ से नहीं जाएगा, जो जाने की कोशिश करेगा वह हमारे खिलाफ समझा जाएगा, वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के एक सदस्य ने धमकी दी। अचानक कोई भी पत्रकार वहां से जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। चिंता मत करो, विजय सुपरकार एसोसिएशन ने तुम्हें जितने पैसे दिए हम तुम्हें दोगुना देंगे। ये सुनते ही अर्जुन कपूर ने अपने सहायकों को इशारा किया और उन्होंने तुरंत अपनी धन शक्ति का प्रयोग किया। स्पष्ट था कि पैसे का लालच धमकियों से अधिक प्रभावी होता है। डबल पैसे मिलने की बात सुनकर सभी पत्रकार और फोटोग्राफर वहीं रुक गए और रिकॉर्डिंग जारी रखी। युवराज रेड्डी, तुम्हारी आवाज़ बंद क्यों हो गई? अर्जुन कपूर ने व्यंग्य से कहा। मैं कचरा हूँ, मैं। युवराज रेड्डी ने गुस्से से अर्जुन कपूर की तरफ देखा और दांत पीसते हुए घुटनों के बल रेंगते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। रेड्डी परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद। विजय सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य इतने शर्मिंदा हुए कि कई वहां से चुपचाप चले गए। कुछ तो एसोसिएशन से इस्तीफा देने की सोचने लगे। वहीं वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के कुछ सदस्य पत्रकारों से संपर्क करने लगे ताकि वे इस खबर को और ज्यादा प्रचारित करें कि अब विजय सुपरकार एसोसिएशन हार चुका है और वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन हैदराबाद का नया नंबर 1 क्लब बन चुका है। अब जब खुद युवराज रेड्डी पृष्ठभूमि बोर्ड बन गया है तो ये प्रचार सबसे प्रभावी होगा। सिस्टम का इनाम, तिवारी ग्रुप के 9% शेयर। अचानक अर्जुन कपूर के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग। युवराज रेड्डी की चुनौती स्वीकार करें, विजय सुपरकार एसोसिएशन को हराकर हैदराबाद का नंबर 1 क्लब बने, मिशन पूरा हुआ। बधाई हो, तिवारी ग्रुप के 9% शेयर प्राप्त हुए, जिससे अब तिवारी ग्रुप का 100% स्वामित्व अर्जुन कपूर के पास है। बधाई हो, 350 अनुभव अंक प्राप्त हुए। अब से अर्जुन कपूर तिवारी ग्रुप का अकेला मालिक बन चुका था। अब तिवारी ग्रुप का नाम पूरी तरह से कपूर हो चुका है। एक और दुनिया की शीर्ष ज्वेलरी कंपनी पूरी तरह अर्जुन कपूर की हो चुकी थी। युवराज रेड्डी और जितेंद्र यादव पूरी तरह बर्बाद। इस बीच तेज रफ्तार से घिसते हुए युवराज रेड्डी और जितेंद्र यादव ने अपना एक चक्कर पूरा किया। अब वे पूरी तरह धूल से लथपथ थे और भिखारियों की तरह लग रहे थे। घुटनों के बल रेंगने के बाद दोनों ने अपने चेहरे ढक लिए और तुरंत अपनी कार में घुसकर भाग गए। वे एक सेकंड भी वहां नहीं रुक सकते थे। हा, हम अब हैदराबाद के नंबर 1 क्लब हैं। अध्यक्ष जिंदाबाद। वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य खुशी से उछल पड़े। हमारा लक्ष्य अब पूरे भारत में नंबर 1 बनना है, अर्जुन कपूर ने जोर से घोषणा की। अब से वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रहेगा। हम पूरे भारत से सुपरकार प्रेमियों को शामिल करेंगे। हमारा अगला लक्ष्य भारत का नंबर 1 सुपरकार क्लब बनना है। अब हैदराबाद में वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, लेकिन पूरे भारत में अभी भी कई क्लब थे। अगर वह देश भर के सबसे अच्छे ड्राइवरों को अपने क्लब में शामिल कर सके तो उसका संपर्क नेटवर्क और खुफिया नेटवर्क पूरे भारत में फैल जाएगा। अध्यक्ष, यह एक शानदार विचार है। वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य पूरी तरह से सहमत थे। वे जानते थे कि अर्जुन कपूर के नेतृत्व में जल्द ही वे सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे भारत में नंबर 1 बन जाएंगे। अर्जुन कपूर की नई हवेली में प्रवेश। इसके बाद अर्जुन कपूर अपनी हैदराबाद की पहली शानदार हवेली में चला गया जो गुलमोहर विला में थी। अब ये हवेली दोगुनी बड़ी हो चुकी है। पहले ही गुलमोहर विला नंबर 8 बहुत बड़ा था, लेकिन अब सिस्टम से मिले पैसे के कारण वह पास वाली हवेली को भी खरीद चुका था। अब यह एक टॉप क्लास हवेली बन चुकी है। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस पूरी सजावट पर अर्जुन कपूर को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। अब उसकी हवेली हैदराबाद के सबसे अमीर परिवारों की संपत्तियों के बराबर हो चुकी थी। दूसरी ओर निखिल रेड्डी ने 27 अरब जुटा लिए। 27 अरब। निखिल रेड्डी बेहद उत्साहित था। अर्जुन कपूर, तुमने खुद ही इतनी बढ़िया निवेश योजना ढूंढी थी, लेकिन अब ये पैसा मेरा होगा। हा, अब तुम सिर्फ रोने के लिए तैयार रहो। इसके बाद निखिल रेड्डी ने निवेश अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। अध्याय 396। 1 घंटे बाद निखिल रेड्डी की मुलाकात अध्यक्ष चौहान से हुई। मिस्टर रेड्डी, क्या आप सच में 27 अरब का निवेश करना चाहते हैं? पहली मुलाकात में ही अध्यक्ष चौहान ने उत्साहित होकर पूछा। बिल्कुल, मैंने पैसा पहले ही साथ लाया है। ये कहते हुए निखिल रेड्डी ने अपने सहायक को इशारा किया और उसने तुरंत 2 अनुबंध निकाल लिए। जैसे ही अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे, मैं वित्त विभाग से तुरंत पैसे ट्रांसफर करवाने की व्यवस्था करूंगा, निखिल रेड्डी ने गर्व से कहा। अध्यक्ष चौहान ने अनुबंध उठाया और बारीकी से पढ़ने लगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें कोई समस्या न हो। मिस्टर रेड्डी, क्या आपको नहीं लगता कि आप जो शेयर अनुपात मांग रहे हैं वह कुछ ज़्यादा है? ये रेयान ग्रुप से पहले हुई हमारी डील से 7% ज़्यादा है।
अध्यक्ष चौहान ने सीधे हामी नहीं भरी, बल्कि एक्टिंग करके निखिल रेड्डी को और भी ज्यादा विश्वास दिलाया। अध्यक्ष चौहान, मेरा निवेश रेयान ग्रुप से 2 गुना है और हमारी ताकत भी उनसे कहीं अधिक है, इसलिए मेरा शेयर अनुपात ज्यादा होना तर्कसंगत है। निखिल रेड्डी ने घमंड से कहा। मैं आपसे पूछता हूं, पूरे हैदराबाद में हमारे रेड्डी परिवार के अलावा और कौन सा ग्रुप आपको इतनी बड़ी रकम का निवेश दे सकता है? ठीक है, अध्यक्ष चौहान ने सोच समझकर सहमति जताए और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। सौदा पक्का, सौदा पक्का, दोनों ने हाथ मिलाया और निखिल रेड्डी ने तुरंत अपने वित्त विभाग को कॉल करके धन हस्तांतरण शुरू करवा दिया। कुछ ही समय में अध्यक्ष चौहान को खबर मिली कि 27 अरब का भुगतान हो चुका है। मिस्टर रेड्डी, कंपनी में अभी बहुत व्यस्तता चल रही है, तो मैं पहले निकलता हूं। जब भी आपको समय मिले हम आपका स्वागत करेंगे, अध्यक्ष चौहान ने अत्यंत विनम्रता से कहा। कोई दिक्कत नहीं, निखिल रेड्डी ने कहा, लेकिन उसका ध्यान अनुबंध पर ही था। यह अनुबंध मेरी सबसे बड़ी चाल है। वास्तव में उसने अनुबंध में हेरफेर किया था। जो शेयर अनुपात 7% ज्यादा दिख रहा था, असल में वह 11% तक पहुंच सकता था। अध्यक्ष चौहान ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया और मेरे जाल में फंस गए। मैं कितना भाग्यशाली हूं, निखिल रेड्डी गर्व से मुस्कुराया। दूसरी ओर अर्जुन कपूर को बड़ी खुशखबरी मिली। उसी समय अर्जुन कपूर को अध्यक्ष चौहान से एक महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हुआ। 27 अरब प्राप्त हो गए, इतनी जल्दी? अर्जुन कपूर के चेहरे पर खुशी की झलक थी। इसमें से खेल और अन्य प्रक्रियाओं के खर्च को अलग रखते हुए उसे कम से कम 20 अरब का शुद्ध लाभ मिलेगा। और यह सब निखिल रेड्डी की चतुराई का नतीजा था। अगर निखिल रेड्डी ने अपनी ही टीम में गद्दार न रखा होता तो मैं रेड्डी परिवार से इतनी भारी रकम कैसे निकाल पाता? अपने दुश्मन से 20 अरब निकालना और उसे इसकी भनक भी न लगने देना, ये सच में मज़ेदार है। अब 2-3 दिनों में कंपनी को दिवालिया घोषित करो और सभी प्रक्रियाएं शुरू करो। अर्जुन कपूर ने अध्यक्ष चौहान को निर्देश दिया। तुमने बेहतरीन काम किया, तुम्हारा इनाम जल्द ही तुम्हारे खाते में होगा। धन्यवाद बॉस, अध्यक्ष चौहान ने जवाब दिया। अब उसे कुछ और दिनों तक अभिनय जारी रखना था। रेड्डी परिवार के खिलाफ हमला शुरू। इसके तुरंत बाद अर्जुन कपूर ने रेड्डी परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी रेड्डी कैपिटल ग्रुप पर हमला करने का आदेश दिया। अब अर्जुन कपूर का लक्ष्य था रेड्डी कैपिटल ग्रुप को जल्द से जल्द खत्म करना। रेड्डी परिवार की हवेली, हैदराबाद। रेड्डी परिवार के बुजुर्ग महेंद्र रेड्डी अपने बेटे निखिल रेड्डी से अनुबंध देखकर बेहद प्रसन्न थे। निखिल, तुमने हाल ही में बहुत प्रगति की है, महेंद्र रेड्डी ने अपने बेटे की प्रशंसा की। अब जब निवेश पूरा हो चुका है तो जल्दी से अर्जुन कपूर को खत्म करने की योजना बनाओ। ठीक है पिताजी, निखिल रेड्डी ने सिर हिलाया। यह अर्जुन कपूर जरूरत से ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है, अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है, महेंद्र रेड्डी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं अस्वस्थ न होता और खुद कार्रवाई कर सकता तो अर्जुन कपूर को अब तक खत्म कर दिया गया होता। जो भी रेड्डी परिवार के खिलाफ जाता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। लेकिन तभी मालिक, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। रेड्डी परिवार का मुख्य सेवक भागता हुआ अंदर आया। मालिक, जल्दी देखिए ये। उसने फोन बढ़ाया। महेंद्र रेड्डी ने फोन उठाया और स्क्रीन पर देखा। युवराज रेड्डी घुटनों के बल रेंगते हुए खुद को बेकार और कचरा कह रहा था। तुमने यह वीडियो कहाँ देखा? महेंद्र रेड्डी ने गुस्से से पूछा। ये लोकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर है और मुझे लगता है कि अब तक बहुत लोग ये देख चुके हैं। ये हरामखोर, महेंद्र रेड्डी का गुस्सा फूट पड़ा। अर्जुन कपूर ने रेड्डी कैपिटल ग्रुप पर हमला कर दिया है। इसी समय निखिल रेड्डी को एक आपातकालीन कॉल मिली। महोदय, रेड्डी कैपिटल ग्रुप पर हमला हो चुका है। अगर यह हमला जारी रहा तो कुछ दिनों में रेड्डी कैपिटल ग्रुप पूरी तरह खत्म हो सकता है। क्या? निखिल रेड्डी स्तब्ध रह गया। ये किसने किया? क्या यह अर्जुन कपूर का काम है? महेंद्र रेड्डी ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ पिताजी, यह अर्जुन कपूर ही होगा। मैंने सोचा था कि हम पहले हमला करेंगे, लेकिन अर्जुन कपूर ने हमसे पहले ही हमला कर दिया। अर्जुन कपूर, मैं तुम्हें मिटा दूंगा। महेंद्र रेड्डी, जो पहले से ही गुस्से में था, ये सुनते ही इतना भड़क गया कि वह बेहोश हो गया। पिताजी, मालिक, निखिल रेड्डी ने तुरंत उन्हें नर्सिंग होम में भर्ती कराया और उनके लिए निजी डॉक्टरों की व्यवस्था की। अब निखिल रेड्डी पूरी तरह आग बबूला हो गया था। अर्जुन कपूर, मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकवाऊंगा। अब वह एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपने सबसे बड़े गुप्त हथियार विक्रम खन्ना, रेयान ग्रुप के प्रथम उपाध्यक्ष को कॉल किया। अब वह अर्जुन कपूर से बदला लेने के लिए पूरी तैयारी करने वाला था। नोट, रेयान ग्रुप का दूसरा नाम राणा ग्रुप है। अध्याय 397। विक्रम खन्ना को निखिल रेड्डी का आदेश तुरंत मिल गया। चिंता मत करें मिस्टर रेड्डी, मैं तुरंत राणा ग्रुप की वर्तमान स्थिति का पूरा डेटा इकट्ठा करके आपको भेज दूंगा। विक्रम खन्ना ने आत्मविश्वास से कहा। मेरी जानकारी के साथ आप राणा ग्रुप को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके ये काम करो।
निखिल रेड्डी ने आदेश दिया। ठीक है। इसके बाद विक्रम खन्ना चुपचाप राणा ग्रुप में लौट आया। दूसरी ओर अर्जुन कपूर को पूरी खबर मिल चुकी थी। जैसे ही विक्रम खन्ना वापस राणा ग्रुप पहुंचा, अर्जुन कपूर को इसकी जानकारी मिल गई। उसे मत रोको, उसे अपना काम करने दो। अर्जुन कपूर पहले ही कंपनी की सभी महत्वपूर्ण जानकारी और गोपनीय डेटा को बदल चुका था। अब उसने एक और बड़ा जाल बिछा दिया था, बस निखिल रेड्डी के उसमें फंसने का इंतजार था। शाम को एक अप्रत्याशित मुलाकात। रात के खाने के तुरंत बाद अर्जुन कपूर के कमरे का दरवाजा अचानक बजा। कौन हो सकता है? दरवाजा खोलते ही अर्जुन कपूर ने देखा कि सामने हैदराबाद के प्रसिद्ध उद्योगपति जगत बंसल एक युवा व्यक्ति के साथ खड़े थे। अर्जुन कपूर ने दोनों को अंदर बुला लिया। बॉस अर्जुन, ये यशपाल सिंह हैं, जो मुंबई के एक बड़े परिवार से आते हैं। अंदर जाते ही जगत बंसल ने अपने साथी का परिचय दिया। यशपाल जी, यह अर्जुन कपूर हैं, हैदराबाद के अरबपति। अगर आपको निवेश करना है तो मुझसे और अर्जुन जी से बेहतर कोई विकल्प नहीं होगा। फिर जगत बंसल ने यशपाल सिंह को अर्जुन कपूर के बारे में बताया। बॉस अर्जुन, आप मुझे बहुत युवा लगते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि आप पहले से ही एक अरबपति बन चुके हैं। यशपाल सिंह ने हल्के से कहा। उसके बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे अरबों की संपत्ति होना बहुत साधारण बात हो। बॉस अर्जुन, एक मिनट। जगत बंसल ने अर्जुन कपूर को एक और ले जाकर धीरे से कहा। यशपाल सिंह मुंबई के एक बड़े परिवार से हैं और यहाँ निवेश के लिए आए हैं। मैंने इस मौके को पहचाना और खुद को उनके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन मेरी ताकत इतनी बड़ी नहीं है कि मैं अकेले उनसे सौदा कर सकूं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। यह एक बड़ा मुनाफे का मौका है। अर्जुन कपूर ने संक्षेप में स्थिति को समझ लिया, लेकिन यशपाल सिंह का व्यवहार उसे ज्यादा पसंद नहीं आया। इस आदमी में बड़े परिवार की अहंकारपूर्ण भावना है। यशपाल सिंह का संदेह। बॉस अर्जुन, मैं हैदराबाद में एक मजबूत साझेदार की तलाश में हूँ। मुझे नहीं पता कि आप। यशपाल सिंह ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह था। क्या ये लड़का, जो मुझसे भी छोटा दिखता है, सच में इतना मजबूत है? चिंता मत करें यशपाल जी। बॉस अर्जुन की ताकत और संपर्कों पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। हैदराबाद का पहला भूमिगत बॉस भी इनके ही आदेश पर काम करता है। जगत बंसल ने तुरंत कहा। सच में? यशपाल सिंह ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। क्या ये सही है बॉस अर्जुन? यशपाल सिंह ने सीधे अर्जुन कपूर से पूछा। वे मेरे अधीनस्थ नहीं हैं, बल्कि मेरे दोस्त हैं। अर्जुन कपूर ने शांति से उत्तर दिया। यह उत्तर मुझे पसंद नहीं आया। यशपाल सिंह संतुष्ट नहीं हुआ। अर्जुन कपूर की स्पष्ट शर्तें। अर्जुन कपूर ने सीधा सवाल किया। यशपाल जी, आप किस व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं? पहले हमें ये तो बताइए। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह साझेदारी सच में संभव है या नहीं। अर्जुन कपूर ने बिना किसी अहंकार के बात की, लेकिन उसने यशपाल सिंह के स्वाभाविक श्रेष्ठता के भाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगर हम सहयोग करते हैं तो हमारी स्थिति समान होगी। मैं किसी के अधीन काम नहीं करूंगा। ये सुनकर यशपाल सिंह को और भी गुस्सा आ गया। दूसरे लोग मुझसे निवेश के लिए विनती करते हैं, लेकिन ये लड़का मुझसे बराबरी की बात कर रहा है। यशपाल सिंह ने अर्जुन कपूर की परीक्षा लेने की सोची। मुझे बताया गया है कि आप कई उद्योगों में शामिल हैं। क्या ये सच है? यशपाल सिंह ने पूछा। ज्यादा नहीं, बस ज्वेलरी, कारें, लग्जरी ब्रांड्स, होटल्स, एंटीक्स, महंगी घड़ियां। अर्जुन कपूर ने शालीनता से उत्तर दिया। ज्यादा नहीं। यशपाल सिंह के चेहरे पर अविश्वास झलक उठा। ये लड़का मजाक कर रहा है। इतने सारे उद्योगों में शामिल होना असंभव है। यहाँ तक कि यशपाल सिंह को भी यकीन नहीं हो रहा था। हमारा परिवार सिर्फ 7-8 उद्योगों में शामिल है। क्या यह आदमी हमसे भी बड़ा है? यशपाल सिंह की चाल जेपी मॉर्गन चेस पैलेडियम कार्ड। चुपचाप यशपाल सिंह ने मेज पर एक विशेष ब्लैक कार्ड रख दिया। यह जेपी मॉर्गन चेस का पैलेडियम कार्ड है। जगत बंसल की आवाज़ हल्के से कांपी। जेपी मॉर्गन चेस पैलेडियम कार्ड दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ब्लैक कार्डों में से एक है। ये दुनिया के शीर्ष 10 ब्लैक कार्डों में 9वें स्थान पर आता है। पूरी दुनिया में केवल कुछ हजार लोगों के पास ये कार्ड है, और यह कार्ड यशपाल सिंह के पास है। जगत बंसल भीतर ही भीतर दंग रह गया। यशपाल सिंह की योजना अर्जुन कपूर को प्रभावित करना। यशपाल सिंह ने गर्व से सिर हिलाया। अब उसने अर्जुन कपूर को नीचा दिखाने की कोशिश की। क्या अब तुम प्रभावित हुए अर्जुन कपूर? लेकिन अर्जुन कपूर की प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग थी। अध्याय 398। अर्जुन कपूर ने जेपी मॉर्गन पैलेडियम कार्ड की ओर एक नज़र डाली, जो कि दुनिया भर में केवल कुछ हजार लोगों के पास था, और फिर उसे मेज पर रखकर नजरें फेर लीं, जैसे कि उसे इससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। यशपाल सिंह को अचानक अपमानित महसूस हुआ। उसके पास जो जेपी मॉर्गन पैलेडियम कार्ड था, वह पूरी मुंबई में भी प्रभावशाली माना जाता था। हैदराबाद की तो बात ही छोड़ दो। आखिरकार यह उसका अपना कार्ड नहीं था, बल्कि उसके पिता का था।
वह खुद इतने उच्च स्तर के विशेष ब्लैक कार्ड का मालिक बनने के योग्य नहीं था। उसने ये कार्ड सिर्फ इसलिए निकाला था ताकि वह अर्जुन कपूर के अहंकार को कुचल सके। लेकिन नतीजा, अर्जुन कपूर ने उसकी ब्लैक कार्ड को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। बॉस, अर्जुन को मेरा JP मॉर्गन पैलेडियम कार्ड पसंद नहीं आया, यशपाल सिंह ने असंतोष से कहा। ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है, बस ये थोड़ा साधारण है, अर्जुन कपूर ने शालीनता से उत्तर दिया। साधारण? ये सुनकर न सिर्फ यशपाल सिंह बल्कि जगत बंसल के चेहरे की भी रंगत उड़ गई। JP मॉर्गन पैलेडियम कार्ड दुनिया के शीर्ष 10 ब्लैक कार्डों में आता है। यह आम अमीरों के लिए भी उपलब्ध नहीं होता, और अर्जुन कपूर इसे साधारण कह रहे हैं। हे भगवान, क्या बॉस अर्जुन सच में इतने ऊंचे दर्जे के इंसान हैं? यशपाल सिंह का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यह अब तक की सबसे चौंकाने वाली बात थी जो उसने सुनी थी। अगर मेरा JP मॉर्गन पैलेडियम कार्ड साधारण है, उद्धरण चिन्ह ... तो बॉस अर्जुन के पास इससे भी शक्तिशाली ब्लैक कार्ड जरूर होगा, है ना? यशपाल सिंह ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा। अगर ऐसा है तो क्यों ना आप भी अपना कार्ड निकालकर मुझे दिखाएं, मुझे भी कुछ नया देखने का मौका मिलेगा, यशपाल सिंह ने व्यंग्य से कहा। अब देखते हैं कि अर्जुन कपूर क्या जवाब देते हैं। बॉस अर्जुन, यह जरूरी नहीं, जगत बंसल ने स्थिति को हल्का करने की कोशिश की। शायद बॉस अर्जुन के पास ऐसा कोई कार्ड ना हो, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, यशपाल सिंह ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बॉस अर्जुन इतने प्रभावशाली हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली कार्ड होगा। तो क्यों ना हमें भी देखने दिया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस अर्जुन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? ठीक है, अब बहुत हो गया, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और कहा। मेरे पास एक विशेष ब्लैक कार्ड है जो इतना साधारण नहीं है। फिर उन्होंने दराज खोला, कार्ड का पैकेज निकाला और बिना किसी चिंता के एक विशेष ब्लैक कार्ड निकालकर टेबल पर रख दिया। ये कौन सा ब्लैक कार्ड है? जगत बंसल ने कार्ड की ओर देखा। क्या ये? यशपाल सिंह ने कुछ समय तक ध्यान से देखा और फिर धीमे स्वर में पूछा। क्या ये प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत का मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड है? क्या? जगत बंसल दंग रह गए। ये वही ब्लैक कार्ड है जो दुनिया के शीर्ष 10 ब्लैक कार्डों में शीर्ष 3 में आता है। ये कार्ड सिर्फ दुनिया के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों को ही दिया जाता है, और बॉस अर्जुन के पास ये कार्ड है। हे भगवान, यशपाल सिंह की गर्दन झुक गई। वह अर्जुन कपूर की परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन खुद बुरी तरह हार गया। मैं तो खुद का मजाक बना बैठा। बॉस अर्जुन, आप अविश्वसनीय हैं, जगत बंसल ने पूरी श्रद्धा से कहा। यशपाल जी, अब तो आपको बॉस अर्जुन की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। अब बताएं, क्या आप बॉस अर्जुन के साथ सहयोग करना चाहेंगे? नहीं, यशपाल सिंह ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। मैं बॉस अर्जुन के साथ व्यापार नहीं कर सकता, वह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? जगत बंसल चौंक गए। तुमने अभी अभी देखा कि बॉस अर्जुन तुमसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं, फिर भी तुम उनके साथ सहयोग नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि, यशपाल सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, बॉस अर्जुन ने मेरी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। मैं ऐसे आदमी के साथ कभी व्यापार नहीं करूंगा जिसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम्हारा मतलब है कि तुम अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकते? जगत बंसल ने पूछा। सुनो, न सिर्फ बॉस अर्जुन बल्कि तुम भी मेरे लिए अयोग्य हो मिस्टर बंसल। मैं किसी और अमीर परिवार से साझेदारी करूंगा, किसी ऐसे से जो किसी बड़े परिवार से हो, क्योंकि चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों न हो, तुम अब भी उन शीर्ष परिवारों के सामने कुछ नहीं हो। अहंकार में डूबे हुए मूर्ख, अर्जुन कपूर ने बस इतना ही कहा। फिर यशपाल सिंह खड़ा हुआ और जाने ही वाला था कि अरे रुको! अचानक होटल का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और एक लड़की अंदर चली आई। जीजू, मुझे आपसे कुछ काम था। दया पटेल अंदर आए। जैसे ही उसने अर्जुन कपूर को देखा, वह रुक गई, लेकिन दया पटेल को देखकर यशपाल सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। दया पटेल? क्या ये दया पटेल है? पटेल परिवार की बेटी? जीजू, उसने अर्जुन कपूर को जीजू कहा। क्या अर्जुन कपूर पटेल परिवार का दामाद है? हे भगवान! अब यशपाल सिंह की पूरी दुनिया हिल चुकी थी। अर्जुन कपूर पटेल परिवार से जुड़े हैं। अब मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। अध्याय 399। तुम क्या पूछना चाहते हो? दया पटेल ने कहा। मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या बॉस अर्जुन पटेल परिवार की किसी बेटी के पति या प्रेमी हैं? शायद मैं उन्हें जानता हूँ, यशपाल सिंह ने संकोच भरे स्वर में पूछा। वह वास्तव में ये जानना चाहता था कि अर्जुन कपूर की पत्नी या प्रेमिका पटेल परिवार की कौन थी। पटेल परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें कई दूर के रिश्तेदार भी थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। अगर अर्जुन कपूर पटेल परिवार की किसी कम महत्वपूर्ण सदस्य के पति होते तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। कौन सी बेटी? मैं उन्हें जीजू कहती हूँ, इसका मतलब है कि वह मेरी सगी बहन के पति हैं। दया पटेल ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि यशपाल सिंह आखिर सोच क्या रहा था।
क्या वह ईशा पटेल के प्रेमी हैं? ये सुनकर यशपाल सिंह लगभग उछल पड़ा। ये कैसे संभव है? ईशा पटेल को तो मुंबई की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। मुंबई में ज्यादातर लोग मानते थे कि ईशा पटेल सिर्फ किसी बड़े पूंजीपति या छिपे हुए अमीर खानदान के उत्तराधिकारी से ही शादी कर सकती हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मेरे सामने बैठा यह आदमी अर्जुन कपूर ईशा पटेल का प्रेमी है। यह एक मजाक है। यह अर्जुन कपूर तो बस हैदराबाद का ही रहने वाला है। नहीं, जगत बंसल के अनुसार अर्जुन कपूर तो एक छोटे शहर के साधारण परिवार से हैं। एक साधारण व्यक्ति ईशा पटेल का पति कैसे बन सकता है? अगर यह खबर मुंबई में फैली तो शहर में भूचाल आ जाएगा। बॉस अर्जुन और ईशा पटेल सच में एक परफेक्ट जोड़ी हैं। क्षण भर में ही यशपाल सिंह का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह अर्जुन कपूर की तारीफों के पुल बांध रहा था। क्यों? क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि अर्जुन कपूर के पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सत्ता भी थी। ईशा पटेल के पिता को पटेल परिवार के दूसरे उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। इसका मतलब है कि भविष्य में ईशा पटेल पटेल परिवार में बेहद महत्वपूर्ण होंगी। और यशपाल सिंह तो मुंबई के सिर्फ एक दूसरे दर्जे के अमीर परिवार से था। जब मैं ईशा पटेल के प्रेमी से मिला हूं तो मुझे सम्मान दिखाना ही पड़ेगा। बॉस अर्जुन, मैं आपके साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हूं। यशपाल सिंह ने तुरंत कहा। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारी साझेदारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अब जा सकते हो। अर्जुन कपूर ने सीधे हाथ हिलाते हुए कहा। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे तुमसे कोई लेन देन नहीं करना। इसके अलावा दिया पटेल इस समय मुझसे मिलने आई है, इसका मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं कर सकता। बॉस अर्जुन, कृपया एक बार और सोच लीजिए। यशपाल सिंह ने फिर से कोशिश की। अब स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। पहले अर्जुन कपूर उससे व्यापार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब वह अर्जुन कपूर से विनती कर रहा था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगा। अर्जुन कपूर ने असहनीय स्वर में कहा। हे भगवान, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। यशपाल सिंह को बेहद पछतावा हुआ। अगर मुझे पहले पता होता कि अर्जुन कपूर पटेल परिवार का दामाद है तो मैं कभी भी उसके सामने घमंड नहीं करता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बॉस अर्जुन, मैं अंधा था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जाने से पहले यशपाल सिंह ने बहुत ही विनम्रता से माफी मांगी। बॉस अर्जुन, मुझे माफ कर दीजिए, जगत बंसल ने धीरे से कहा। मेरा इरादा सिर्फ व्यापार करना था, इसलिए मैं तुम्हें यशपाल सिंह से मिलाने लाया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह आदमी इतना घमंडी होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। तुम्हारा इरादा अच्छा था, लेकिन यह आदमी खुद को बहुत ऊंचा समझता था। शुक्रिया बॉस अर्जुन, मैं अब चलता हूँ। जगत बंसल ने जल्दी से कमरे से निकलते हुए अर्जुन कपूर और दिया पटेल को अकेला छोड़ दिया। दिया, तुम अचानक क्यों आए? अब जब कोई और नहीं था, अर्जुन कपूर ने पूछा। जीजू, क्या आपने मेरे भाई यशवर्धन पटेल से मुलाकात की थी? दिया पटेल ने गंभीर स्वर में पूछा। यशवर्धन पटेल? हाँ, जब तुम और ईशा पटेल यादव परिवार से 10 अरब वसूलने गई थी तब हम उससे मिले थे। क्या हुआ? अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। सच में, मेरे भाई ने हाल ही में पूरे परिवार में आपकी चर्चा शुरू कर दी है। अब पूरा पटेल परिवार आपके बारे में बात कर रहा है। जीजू, आप इस समय हमारे परिवार में सबसे चर्चित विषय बन गए हैं। फिर दिया पटेल ने चिंतित होकर कहा। कुछ लोग जो भविष्य में मेरी बहन के खिलाफ पटेल परिवार का उत्तराधिकारी बनने की योजना बना रहे हैं, अब आपको एक बाधा मान रहे हैं। मुझे डर है कि वे जल्द ही कुछ कदम उठा सकते हैं, और मुझे लगता है कि यह खबर जल्द ही पूरे मुंबई में फैल जाएगी। जब ऐसा होगा तो मेरी बहन के कुछ बेहद शक्तिशाली प्रेमी भी नाराज हो सकते हैं। वे आपसे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। जीजू, आपके लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, खासतौर पर एक व्यक्ति। जब दिया पटेल ने इस व्यक्ति का नाम लेने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर और भी चिंता झलकने लगी। कौन? अर्जुन कपूर ने दिलचस्पी से पूछा। अध्याय 400, मल्होत्रा ग्रुप का युवराज तरुण मल्होत्रा। दिया पटेल ने जवाब दिया। हालांकि मेरी बहन का पीछा करने वालों में ये लड़का सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा गुस्सैल और आवेगी है। वह लंबे समय से मेरी बहन का पीछा कर रहा है। अगर उसे पता चला कि मेरे जीजाजी और मेरी बहन साथ हैं तो यह आदमी शायद पागल हो जाएगा। हालांकि मल्होत्रा ग्रुप की ताकत पटेल परिवार जितनी नहीं थी, फिर भी वह द्वितीय श्रेणी के समृद्ध सिंह परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। तरुण मल्होत्रा के कुछ गलत संगति वाले दोस्त हैं। मुझे लगता है कि वह कुछ लोगों के साथ मिलकर हैदराबाद आ सकता है और मेरे जीजाजी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ तुमसे बात करने आई। दिया पटेल ने समझाया। वह आदमी बहुत आवेगी था और उसका मानना था कि मुक्का ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दिया पटेल को चिंता थी कि वह पागल आदमी उसके जीजाजी को परेशान करने आएगा या फिर उनके साथ झगड़ा भी कर सकता है। जब दिया पटेल ने ये कहा तो अर्जुन कपूर ने लापरवाही से हाथ हिलाया और बोले, मुझसे झगड़ा करने आ रहा है?
जो भी हो, झगड़ा करना भी कोई बड़ी बात नहीं। चाहे ग्रुप फाइट हो या वन ऑन वन, मैं आखिरी तक टिके रहने वाला हूँ। यदि सामूहिक झगड़ा हुआ तो उनके पास अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप से लाए गए सैकड़ों एलीट बॉडीगार्ड थे। इसके अलावा उनके पास सोनागढ़ के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड बॉस वैदेही देशमुख का भी समर्थन था, जिसे अर्जुन कपूर ने ही आगे बढ़ाया था। अगर एक पर एक लड़ाई हुई तो यह और भी आसान था। अर्जुन कपूर की ताकत हाल ही में बहुत अधिक बढ़ गई थी। अगर तरुण मल्होत्रा अकेले लड़ने की हिम्मत करता तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। जब अर्जुन कपूर और दिया पटेल बातें कर रहे थे, उसी समय हैदराबाद के एक आलीशान मैंशन में 7-8 लग्जरी कारें आकर रुकीं। इन सभी कारों के नंबर प्लेट मुंबई के थे। मैंशन के लिविंग रूम में एक लंबा युवक गुस्से में बैठा था। यह कोई और नहीं बल्कि मुंबई के प्रसिद्ध बिजनेस टायकून मल्होत्रा ग्रुप का युवराज तरुण मल्होत्रा था। तरुण मल्होत्रा ने दिया पटेल की उम्मीद से कहीं ज़्यादा जल्दी हैदराबाद पहुंच गया था। क्या तुम्हें पता चला कि वह अर्जुन कपूर कहाँ रहता है और उसका बैकग्राउंड क्या है? तरुण मल्होत्रा ने अपने साथी से पूछा। भाई तरुण, अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि वह हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल में रह रहा है। बाकी कुछ नहीं पता चला, उसके साथी ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। वे सभी राजधानी मुंबई से आए थे और हैदराबाद में ज़्यादा परिचित नहीं थे, इसलिए उन्हें जानकारी जुटाने में समय लग रहा था। बेकार लोग, तरुण मल्होत्रा ने गुस्से में चिल्लाया। मुझे लगता है कि हमें किसी लोकल आदमी से मदद लेनी चाहिए, तरुण के साथी ने सुझाव दिया। तरुण मल्होत्रा ने सिर हिलाया। तभी बाहर पहरा दे रहा एक लड़का घबराते हुए अंदर दौड़ा। भाई तरुण, बाहर एक लड़का खड़ा है जो खुद को हैदराबाद के सबसे अमीर परिवार रेड्डी परिवार का सीधा सदस्य बता रहा है और वह आपसे मिलना चाहता है। उस लड़के ने परिचय दिया। रेड्डी परिवार, हैदराबाद का सबसे अमीर परिवार, तरुण मल्होत्रा ने धीरे से बुदबुदाया। हम तो वैसे ही किसी लोकल आदमी की तलाश कर रहे थे और यहाँ एक अमीर आदमी खुद चलकर आ गया। ये तो और भी बढ़िया है। जल्द ही एक गोरा और ठंडे चेहरे वाला युवक अंदर आया। नमस्ते श्रीमान तरुण, उस युवक ने बहुत सम्मान के साथ अभिवादन किया। तुम कौन हो? तरुण मल्होत्रा ने पूछा। मैं युवराज तरुण, मेरा नाम जयंत रेड्डी है और मैं हैदराबाद के सबसे अमीर रेड्डी परिवार का सीधा सदस्य हूँ। जयंत रेड्डी ने खुद का परिचय दिया। इसके अलावा जयंत रेड्डी प्रिया रेड्डी का सगा भाई था। जयंत रेड्डी अपनी बहन की बिना शादी के प्रेगनेंसी को लेकर बहुत गुस्से में था। पहला व्यक्ति जिससे वह बदला लेना चाहता था वह अर्जुन कपूर नहीं था, बल्कि वह आदमी था जिसने उसकी बहन को गर्भवती किया था। लेकिन जब उसे पता चला कि वह आदमी दिल्ली के सबसे अमीर परिवार से आता है तो उसने तुरंत बदला लेने का विचार छोड़ दिया। अगर मुझे 100 नहीं 1000 बार भी हिम्मत दी जाए तब भी मैं राजधानी के अमीर खानदान के वारिस से पंगा नहीं लूंगा। ये तो सीधे मौत को बुलावा देने जैसा होगा। इसके बजाय जयंत रेड्डी ने सोचा कि वह उस आदमी को अपनी बहन से शादी करने के लिए मना सकता है ताकि रेड्डी परिवार और भी ऊपर जा सके। लेकिन जल्द ही उसे बताया गया कि वह आदमी पहले से ही एक और भी अधिक शक्तिशाली परिवार की लड़की से सगाई कर चुका था। इसके मुकाबले उनका रेड्डी परिवार कुछ भी नहीं था। तो मैं अब क्या करूं? जयंत रेड्डी को कोई और उपाय नहीं सूझा। लेकिन तभी उसने सुना कि प्रिया रेड्डी को अर्जुन कपूर ने ठुकरा दिया था। अब जयंत रेड्डी ने सारा गुस्सा अर्जुन कपूर पर निकालने का फैसला किया। मैं दिल्ली के अमीर खानदान से लड़ नहीं सकता, लेकिन अर्जुन कपूर जैसे छोटे आदमी से तो निपट सकता हूं। रेड्डी परिवार को लगता था कि अर्जुन कपूर उनकी चप्पल के नीचे कुचले जाने लायक एक कीड़ा मात्र था। लेकिन उनकी यह भारी भूल थी, क्योंकि अर्जुन कपूर अब इतना बड़ा बन चुका था कि वह खुद रेड्डी परिवार को चुनौती देने के काबिल हो गया था। इस रात जब जयंत रेड्डी को पता चला कि तरुण मल्होत्रा अर्जुन कपूर से बदला लेने के लिए हैदराबाद आया है तो उसने खुद को उनके साथ जोड़ने का फैसला किया। अब तरुण मल्होत्रा और जयंत रेड्डी ने मिलकर अर्जुन कपूर के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। दूसरी ओर अर्जुन कपूर दिया पटेल को विदा करने वाले थे, तभी उनका फोन बजा। फोन पर ईशा पटेल थी। ईशा, तुम पटेल परिवार में कैसी हो? फोन उठाते ही अर्जुन कपूर ने पूछा। सब ठीक चल रहा है। दादाजी मुझे बहुत पसंद करते हैं और वे मुझे जल्द ही एक महत्वपूर्ण पद देने वाले हैं। मैं यहाँ अपने परिवार का काम खत्म कर लूँ फिर तुरंत तुम्हारे पास आऊँगी। ईशा पटेल ने कोमल स्वर में जवाब दिया। वैसे मैं तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रही थी कि मुझे पता चला है कि वह पागल तरुण मल्होत्रा हैदराबाद आ चुका है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। ईशा पटेल ने चेतावनी दी। अगर वह सच में ऐसा करता है तो मुझे बताना, मैं उसकी क्लास ले लूंगी। नहीं, मैं खुद देख लूंगा, अर्जुन कपूर बोले। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, अस्थायी मिशन, तरुण मल्होत्रा को करारी हार दो और उसे मुंबई वापस भेजो। पुरस्कार, रोल्स रॉयस ग्रुप के 6% शेयर। अनुभव अंक 361। सिस्टम ने एक नया मिशन जारी किया।
असल में बिना इस मिशन के भी अर्जुन कपूर वही करने वाले थे, तरुण मल्होत्रा को सबक सिखाना और उसे मुंबई वापस भेजना। लेकिन अब सिस्टम ने यह नया टास्क जोड़ दिया। तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें रोल्स रॉयस ग्रुप के 6% शेयर और 361 अनुभव अंक बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के मिल जाएंगे? ये तो सचमुच सोने पर सुहागा हो गया। ईशा, तुम्हें हैदराबाद की किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें बस अपने परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना है। अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल को याद दिलाया। ठीक है, लेकिन अगर कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। ईशा पटेल ने सिर हिलाया। अर्जुन कपूर फोन काटने ही वाले थे कि ईशा पटेल ने अचानक कहा, वैसे एक और बहुत ज़रूरी बात है।